स्वस्थ तन स्वस्थ मन, यही है जीवन का मूल मंत्र। नमस्कार, मैं अर्पिता दूरदर्शन बिहार के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मानसिक रोगों के बारे में। जी हां, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा समस्या मानसिक रोगों की है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ठीक से जानकारी भी नहीं है, इसीलिए ये समस्या और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। इसीलिए आज के अंक में हम पूरी तरह से इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही इसके इलाज के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। इसलिए हमने स्टूडियो में खास मेहमान को बुलाया है, आपका उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मनोचिकित्सक हैं। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा कार्यक्रम फोन इन लाइव कार्यक्रम है, तो हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। आपकी टीवी के स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वहां से भी नंबर नोट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। दर्शक हमसे जुड़ेंगे, लेकिन कुछ बातें उन तक पहुंचाते हैं। सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल है कि अगर कोई समझना चाहे कि मानसिक रोग आखिर है क्या? एज ए माने नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो कोई भी बीमारी कहने के लिए चाहिए कि उसके मानसिक रोग के उसके व्यवहार में अंतर, उसके नींद में अंतर, उसके सोच में अंतर या उसके ओवरऑल पर्सनालिटी में कुछ दिनों से अगर चेंजेज आ रहे हैं तो उसको हम लोग मानसिक रोगी बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आदमी कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अचानक से उसका पढ़ाई किसी कारण से डिस्टर्ब हो रहा है, तो या कोई आदमी पहले से काम कर रहा है, अचानक से काम करना बंद कर दे या कम कर दे या उसका उसमें इच्छा नहीं हो, मन नहीं करे। कुछ आदमी होता है जैसे कि लोगों से मिलना जुलना कम कर दे, अपना एक दुनिया बना ले, अपने से बात करे। तीसरा एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आदमी अपने आप में इतना इन्वॉल्व हो जाए, चाहे वो वॉशिंग में, हाथ धोने में, कपड़े धोने में, बाथरूम में, स्नान करने में, तो ये सारी चीज़ें हम लोग मानसिक बीमारी के अंतर्गत आती हैं। जी। इसके अलावा कुछ बुजुर्गों में देखा जाता है कि जैसे याददाश्त की बीमारी, आदमी भूलने लगता है या आदमी के हाथ में कंपन होने लगती है, आदमी अचानक से कटने लगता है लोगों से। तो ये बुजुर्ग लोगों में या एजेड होने पर भी कुछ बीमारियां होती हैं, जिसको कि डिमेंशिया बोलते हैं, पार्किंसंस बोलते हैं। कुछ बीमारियां बच्चों में स्पेशली होती हैं, जिसको कि हम लोग मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। दूसरा होता है कि ADHD हो गया, ऑटिज्म हो गया। तो ये बच्चों की बीमारियां होती हैं जो कि बहुत कम मिलती हैं, लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती हैं, कॉमनली मिल जाती हैं बच्चों में। डॉक्टर साहब, हम बच्चों से शुरुआत करते हैं। आजकल हमने देखा है कि जो स्कूलों में पढ़ाई का लेवल है काफ़ी हाई हो गया है और कई बार हमने देखा है कि कुछ बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहता है, घर वाले भी प्रेशर देते हैं। क्या ये जो 5 से 10 साल के बच्चे हैं, क्या इनमें जो पढ़ाई का दबाव है, क्या इसकी वजह से भी उनमें मानसिक तनाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है? अगर दिखती है तो उसका उपचार क्या है? नहीं, तनाव केवल पढ़ाई लिखाई का नहीं है। तनाव एक तो है कि आजकल बच्चों का 2.5 से 3 साल में वो लोग स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। स्कूल से जितना तनाव हम लोग देखते हैं कि नहीं रहता है, उससे ज़्यादा गार्जियन उसको तनाव दे देते हैं कि बच्चा 2 साल में पढ़ नहीं रहा है, 2.5 साल में उतना समझ नहीं है, खेलता ज़्यादा है, पढ़ता कम नहीं है। जबकि गवर्नमेंट ने नियम बना दिया है कि 6 साल के पहले आप स्कूल नहीं भेज सकते हैं। नॉर्मली जनरल गवर्नमेंट स्कूल है। कुछ CBSE बोर्ड ने यह कर दिया है कि 6 क्लास तक आप स्कूल बैग भी नहीं लेकर जा सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में, लेकिन बच्चे जाते हैं क्योंकि उस तरह का फैसिलिटी हर एक स्कूल में अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट भी अब लोड कम करना चाह रहा है, लेकिन स्कूल का अपना एक रूटीन होता है, अपना एक सिलेबस इस तरह से फ्रेम कर दिया है कि आपको 1 मिनट का फुर्सत नहीं है। ठीक है, तो इसके चलते बच्चों में भी तनाव आ जाता है, गार्जियन में भी तनाव आ जाता है कि बच्चा आपका अच्छा नहीं कर रहा है। क्लास 2 में, क्लास 3 में गार्जियन को बुला करके देखे आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, तो बच्चे के गार्जियन फिर बच्चे पर प्रेस देना शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। डॉक्टर साहब, अगर हम आज के युवाओं की बात करें तो आज के युवाओं में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि चिंता बहुत ज़्यादा होती है, करियर को लेकर हो, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम निकालना हो, और कई बार ये चिंता धीरे धीरे डिप्रेशन में अवसाद जिसकी हम बात करते हैं। ये कितना खतरनाक है आज के युवाओं के लिए और इसका उपचार क्या हो सकता है?
नहीं, एक कम्पिटिटिव माहौल है। दूसरा कम्पिटिटिव माहौल के चलते ये जो हम लोग का अभी का सिनेरियो है ओवरऑल एजुकेशन में कंपटीशन का माहौल है। तो एक तो गार्जियन के तरफ से भी प्रेशर रहता है कि तुम पर हम इतना खर्चा कर रहे हैं, तुम इसमें एग्ज़ाम में नहीं निकाल रहे हो। दूसरा है कि एक तो जनसंख्या बढ़ गई है और मैक्सिमम लोगों का अभी भी इस जैसे जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, पर्टिकुलरली बिहार और यूपी वाले क्षेत्र में, उन लोगों को लगता है कि हमको सरकारी नौकरी मिले। नौकरी लिमिटेड है, लोग इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उन लोगों को नौकरी मिल नहीं पाता है। अल्टीमेटली लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन एक लेवल के बाद या तनाव एक लेवल के बाद डिप्रेशन में बदल जाता है। सर्टेन बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में रह रही हैं आपको, तो फिर वो बीमारी होगी। एक लेवल तक स्ट्रेस जो रहता है फ्रूटफुल रहता है, उसमें आप काम कर सकते हैं, स्टडी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो पीरियड होता है एक्सेसिव जब होने लगता है तो आप बीमार पड़ जाती हैं, आपको डिप्रेशन होने लगता है या डिप्रेशन से ग्रसित हो जाती हैं। वो डिप्रेशन हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग होता है लेवल का। कुछ हो सकता है सुसाइड के लेवल पर चला जाए, कुछ हो सकता है कि उसके परफॉर्मेंस में डिटेरियोरेट करने लगे, कामकाज में दिक्कत होने लगे। लेकिन ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करते रहता है। हम अवसाद की बात कर रहे हैं, ये समस्या बेहद गंभीर है। अगर किसी व्यक्ति में इसके लक्षणों को पहचानना हो, कैसे पहचानेंगे? व्यवहार में क्या कुछ बदलाव आने लगता है अवसाद होने पर? ये अवसाद में पेशेंट को खुद ही फील होता है कि वो पहले जितना खुश रहता था वो उतना खुश नहीं रह रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा है, अवसाद को कहने के लिए हम लोगों को कम से कम 2 वीक का समय चाहिए। लगातार 2 वीक या 4 वीक तक आदमी एक खुश नहीं रह रहा हो, किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा हो, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा हो, चीयरफुल नहीं रह रहा हो, खाने का इच्छा या एक्सेसिव खाने लगे, उसका परिवार के तरफ से उसका लगाव ख़त्म होते जा रहा हो, अकेला बैठने लगा हो, या फिर बाद में हेल्पलेस महसूस करने लगे, होपलेस महसूस करने लगे, तो इसको हम लोग अवसाद कर सकते हैं। इसमें भी अगर सीवियर हो जाता है, उसको सुसाइडल थॉट आने लगते हैं या आदमी सुसाइड कर लेता है सीवियर कंडीशन में। अगर इसके उपचार की हम बात करें, क्योंकि समस्या आप लगातार जिस तरह से बता रहे हैं कि इसके लक्षणों की पहचान कई बार मरीज को खुद ही हो जाती है। मान लीजिए मरीज को नहीं हो रही है, उसके परिवार वाले अगर उसके व्यवहार में बदलाव देख रहे हैं, तो किस तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है? इसका इलाज सिंपल है, और आज के डेट में अगर वर्ल्ड वाइज लीजिए तो ये अवसाद की बात जहाँ तक आप करते हैं, उसका ड्रग्स का जो सेल वैल्यू है नंबर 2 पर, कार्डियक इलनेस के बाद आज कुछ दिनों में माने डिप्रेशन की ही बीमारी का सबसे ज़्यादा पेशेंट है अभी वर्ल्ड वाइड अगर खोजिए तो। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि केवल और केवल परफॉर्मेंस के चलते या एग्ज़ाम में नहीं होने के चलते हो। बहुत सारी क्रोनिक बीमारियां भी होती हैं, उसके चलते भी अवसाद हो जाता है। मान लिया किसी को जोड़ का दर्द है, किसी को कोई पुरानी बीमारी हो रही है जिसके चलते वो ठीक नहीं हो पा रहा है, या किसी को कैंसर हो गया, किसी को, उसमें भी आदमी झेलते जाए, किडनी का बीमारी हो गया, तो उसमें भी बहुत कॉमनली हम लोग को अवसाद की बीमारी, अवसाद देखने को मिलता है, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। दर्शकों, इसको समझना होगा कि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जब आप कंपटीशन का हिस्सा होते हैं, तो धीरे धीरे जो आप चीज़ों को जल्दी पाना चाहते हैं, कई बार वही चीज़ें आपके अंदर धीरे धीरे अवसाद को जन्म देती है। और कई बार जो गंभीर बीमारियों से लोग जूझ रहे होते हैं, जब उनकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो वो भी अवसाद में चले जाते हैं। उससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि कुछ आप उपाय गिनाएं जिससे जो युवा है या फिर किसी भी वर्ग या उम्र का व्यक्ति है, वो अगर अवसाद में है तो खुद को आसानी से बाहर निकाल पाए। कुछ तो है कि अगर आप लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, पर्टिकुलरली साइकेट्रिस्ट के पास जाने से कि हमको इस तरह का जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अब लेकिन कल्चर चेंज हो रहा है, माहौल चेंज हो रहा है, लोग फर्स्ट स्टेप में ही आ जाते हैं। तो एक तो इलाज हुआ, इसके अलावा आपको मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए जैसे कुछ 1 घंटा समय देना अपने शरीर के ऊपर, एक्सरसाइज करना, योगा करना, या फिर लोगों से, दोस्तों से बातचीत करना, आपस में फैमिली मेम्बर के साथ अच्छा समय बिताना, ये सब चीज़ें जो होती है तनाव को कम करती है। तो ओवरऑल दवा भी चले और इस तरह का माहौल भी हो तो पेशेंट का रिकवरी जो होता है बहुत अच्छे ढंग से होता है जी। इसमें परिवार वालों का भी पार्टिसिपेशन करना चाहिए। बहुत बार होता है कि लोग कमेंट्स ज़्यादा कर देते हैं, अरे तुमको कुछ नहीं होता है, ऐसे ही ठीक हो जाओगे। तो ऐसे करने से लोगों का वो चीज़, बीमारी बढ़ते चला जाता है,
क्योंकि एक बात जान लीजिए, ये बीमारियां जो होती हैं हम लोग के ब्रेन में सर्टेन केमिकल होता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। इस न्यूरोट्रांसमीटर के कमी के चलते ही ये बीमारियां होती हैं। ऐसा नहीं होता है किसी के कहने से। अगर आप उसका पूरा अगर केमिकल एनालिसिस देखिएगा कि स्ट्रेस में रहने से बहुत लंबे समय तक सेरोटोनिन का कमी हो जाता है। तो सेरोटोनिन नामक केमिकल आपके दिमाग में या ब्रेन में कितना बन रहा है या कितना कमी हो रहा है स्ट्रेस के चलते, अगर दवा चल रही है तब तो ठीक है। बहुत बार होता है कि दवा हम कितने दिनों तक खाएं। बहुत लोगों का कि ठीक हो गया डॉक्टर साहब, हम तो दवा अब नहीं खाना चाहते हैं। तो ये डॉक्टर के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि आपको दवा कम करने के बाद आपकी स्थिति कैसी रहती है। ये भी होता है क्योंकि केमिकल बनाना आपका ब्रेन नॉर्मल आपका बॉडी शुरू किया है कि नहीं किया है, उस पर निर्भर करता है कि दवा कितने दिनों तक चलेगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, सुना आपने कि अगर कोई भी व्यक्ति अवसाद में है, डिप्रेशन में है, तो सबसे पहले तो घर परिवार के लोगों को पूरा सपोर्ट करना है। मजाक ऐसे व्यक्ति का बिल्कुल भी नहीं उड़ाना है और कोशिश ये करनी है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी देनी है, घर का माहौल खुशनुमा रखना है। तो अवसाद से जो ग्रसित व्यक्ति है वो आसानी से इस बीमारी से उबर सकता है। दवाइयाँ भी साथ में लेनी है, लेकिन घर परिवार का माहौल अगर अच्छा होगा तो ये बीमारी जल्दी ही इस बीमारी से लोग निकल पाएंगे। डॉक्टर साहब, बड़ी उम्र की अगर हम बात करें, जैसा आज का हमारा घर परिवार हो गया है, सब लोग बिजी हो गए हैं, लेकिन जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल 70 साल से ऊपर है, अब कोई काम काज भी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि वो घर परिवार में अकेलापन महसूस करते हैं और कई बार उनमें हमने देखा है कि अल्जाइमर रोग, जैसे भूलने की बीमारी जिसे हम कहते हैं, वो भी देखने को मिलता है। कि कैसे ये हो कैसे जाता है और इसका उपचार क्या है? अल्जाइमर्स होने का सबसे बड़ा कारण घर परिवार से या लोगों से मिलना जुलना, ऐसा कोई बात नहीं रहती है। ये किसी को भी हो सकता है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसको अल्जाइमर्स होगा किसको नहीं होगा। चूँकि अल्जाइमर्स और भूलने की बीमारी का ही एक पार्ट है, माने एक कैटेगरी है अल्जाइमर्स डिजीज, जो कि नॉर्मली 60s में होता है। 60s कहने का मतलब कि 50 से 60 के बीच में शुरू हो जाता है। बाकी और सारी बीमारियां भी हैं भूलने की, जैसे सेनाइल डिमेंशिया, एक 70 साल के या 75 साल के बाद धीरे धीरे आदमी भूलने लगे, लेकिन सबको हम लोग अल्जाइमर्स नहीं बोल सकते हैं। अल्जाइमर्स होता है बहुत तेज़ी से शुरुआत होती है उसकी, और बहुत तेज़ी से उसका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, और आदमी 4 से 5 साल 6 साल जाते जाते उस क्रिपल हो जाता है, माने वो किसी काम के लायक नहीं रहता है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है? नहीं, अच्छा। 50s और 60s में होता है, लेट 50s में और 60s में, या बाद में भी हो सकता है। लेकिन ये अल्जाइमर्स जो होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है और 5 से 6 साल के अंदर आदमी को बेड रिडन कर देता है। वो उसको किसी चीज़ में फिर करने लायक नहीं रहता है, वो समझिए कि बेड रिडन हो जाता है। तो अल्जाइमर्स जो होता है, हर एक डिमेंशिया को आप अल्जाइमर्स नहीं बोल सकते हैं। तो अल्जाइमर्स होता है कि उसमें उसका बैक नहीं होता है, उसमें न्यूरोनल लॉस होता है। न्यूरॉन्स जो होता है धीरे धीरे उसमें डिस्ट्रॉय होने लगता है या मर जाता है, जिसको डेड करना बोलते हैं। तो न्यूरोनल लॉस हो जाता है। न्यूरॉन्स जो है हमारे बॉडी का परमानेंट सेल है, एक बार लॉस हो जाता है तो दोबारा बनता नहीं है। तो डिमेंशिया ठीक होने की बीमारी नहीं है, ठीक है। इसमें होता है कि कुछ दवाएं हैं जिसको कि हम लोग डिले कर सकते हैं इस प्रोसेस को, लेकिन वो बैक नहीं हो सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि इसको हम दवाओं के जरिए संभाल सकते हैं इसको, लेकिन नहीं, इसको उस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, रुक भी नहीं सकता है। जो आदमी 2 साल में बेड रिडन हो जाएगा, उसको हो सकता है कि 5 से 6 साल तक हम लोग खींच सकें। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। डॉक्टर साहब, अगर ऐसे कोई व्यक्ति किसी के परिवार में है तो उनके लिए क्या सुझाव है आपका? ट्रीटमेंट करवाएं, बाकी तो ऊपर वाले पर छोड़ दें। जी बिल्कुल। तो घर परिवार के लोग कोशिश करें कि अच्छे डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और अच्छा डॉक्टर आपको सही सलाह ज़रूर देगा। डॉक्टर साहब, हम एक तरह से ये भी देखते हैं आजकल लोगों में याददाश्त खोना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पूरी तरह से याददाश्त खो देना, जिसको बिल्कुल नहीं याद रहता कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, क्या, ये किस तरह की बीमारी है? वही अल्जाइमर्स का एडवांस पार्ट हुआ जी। या डिमेंशिया का एडवांस पार्ट में वही होता है कि आदमी को ये भी होश नहीं रहता है कि हम कहाँ पैखाना कर रहे हैं, कहाँ पेशाब कर रहे हैं, उसको टॉयलेट का भी होश नहीं रहता है। वो जस्ट लाइक 6 महीना या 1 साल का बच्चा हो जाता है। एक और बीमारी इसी तरह की हम चर्चा करेंगे उस पर। कई बार आपने देखा होगा कि किसी चीज़ को बार बार करने की लोगों में एक आदत होती है, जैसे कि अगर हमने लॉक लगाया है तो हम चेक करते हैं कि बार बार कि लगा है कि नहीं लगा है। गैस बंद कर देते हैं लेकिन फिर भी 4 बार जाकर देखते हैं बंद है कि नहीं है। ये किस तरह का डिसऑर्डर है हमारे, मतलब ये किस तरह का मानसिक रोग है?
इसको हम लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर बोलते हैं, इसको ओसीडी शॉर्ट टर्म में बोलते हैं। ये तनाव की बीमारी के अंतर्गत आता है। बहुत बार होता है कि आदमी लंबे समय तक तनाव में है और अपने उससे निकल नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में आदमी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर होने का ज़्यादा चांस, या परसिस्टेंट तनाव है, घर में खुश नहीं रह पा रहा है, या कहीं उसको गंदगी का हो गया कि ऐसा मकान में चले गए जहाँ अगल बगल में गंदगी है और पहले से वो साफ माहौल में रहा हुआ, तो उसको फिर कंटामिनेशन का डर हो डॉक्टर जाता साहब, है। एक दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, राकेश यादव। बताइए क्या समस्या क्या है आपकी? सर मुझे घबराहट होती है, लगती है और हाथ में वो घबराहट होती है और रहता है। डॉक्टर माफ़ कीजिए, हमको आपकी पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन हम इतना ज़रूर समझ पाए हैं कि आपको घबराहट की समस्या है। डॉक्टर साहब, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, इनको घबराहट की जो समस्या बता रहे हैं? घबराहट की बहुत सारी कारण होते हैं कि आखिर घबराहट हुआ क्यों, कब से, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन को देख करके हुआ, किसी के डेथ के बाद हुआ, या किसी ऐसे काम में हैं जिसको कि आप नहीं कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन के अनुसार हुआ है, तो और उसका एज क्या है, कितने दिनों से है, सबको एक में लेकिन समेटना अगर घबराहट की बात करें तो ये मानसिक रोगों में शामिल है। एकदम। जी, इसको एंजाइटी बोलते हैं, तनाव की एंजाइटी। बीमारी। जी। डॉक्टर साहब, इसी में मेरा अगला सवाल है, डर जिसकी हम बात करें, घबराहट से आगे डर आ जाता है, ये किस तरह का मानसिक रोग है, और अगर किसी के अंदर ये पनप रहा है तो कैसे इससे जीत हासिल कर सकता है, इसका उपचार कैसे है? सॉरी। जहाँ तक डर की बात है, डर दो तरह का होता है। एक तो आपने बोला कि कंटामिनेशन का, हमको सामने वाला सड़ जाएगा, या हम बाहर जाएंगे तो हमें कुछ टच हो जाएगा, ये एक अलग डर हो गया। दूसरा डर होता है कि अपने सामने वाले पर शक करना, या सामने वाले से डरना कि वो सामने वाला हमको नुकसान पहुंचा देगा, हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा देगा, वो हमारे पीछे साजिश कर रहा है। इस जो बीमारी है उसको हम लोग सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। बेवजह लोगों पर शक करना, लोग बात कर रहे हैं तो लगता है हमारे विषय में बात कर रहे हैं, तो इसको या उसको अननोन आवाज़ें सुनाई देना, लगता है उसे कोई बात कर रहा है, उस पर कोई कमेंट्स कर रहा है, तो इस बीमारी को सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। ऑन एन एवरेज 1% पॉपुलेशन को ये बीमारी है, यानी कि अगर इसको देखिएगा भी तो हमारे इंडिया में ही करीब 1.25 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। चूँकि ये बीमारी क्रोनिक होती है और इसकी दवा भी लंबे समय तक चलती है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि इसकी दवा कितनी चलनी है, और कोई रेजिस्टेंट केस है या फिर एक टैबलेट से कंट्रोल हो जाना है। लेकिन अगर किसी को डायग्नोसिस डर की बीमारी का हो गया या सिजोफ्रेनिया का हो गया, तो उसकी दवाएं लंबी चलती हैं। पर दवाओं से अगर दवाएं चलती हैं तो ठीक हो जाती है बीमारी? एकदम ठीक हो जाती हैं। जी बिल्कुल, दर्शकों इस पर ध्यान दीजिए। अगर किसी के अंदर डर है, जैसा कि डॉक्टर साहब डिफाइन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो उस पर गौर करना है और इसका उपचार है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़रूर आपकी इस बीमारी का इलाज है, आप आसानी से इससे जीत हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मति भ्रम कई बार होता है कि हम देख कुछ और रहे हैं, हमें लग कुछ और रहा है, जो इस तरह की अनुभूति होती है, क्या ये भी एक मानसिक रोग है? नहीं, आप जिसको मति भ्रम बोल रही हैं, जी, दैट इज सिजोफ्रेनिया। जी, उसमें होता है कि आदमी अपने आप में एक दुनिया बना लेता है, उसी में बेवजह से, जैसे क्या बोले उस समय कि शक करना या उसको आवाज़ें सुनाई देना, उसके रिस्पॉन्स में वो अपने आप से बड़बड़ाते रहता है, बोलते रहता है। ठीक है, उसको परिवार से, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता, वो अपना एक दुनिया बना लेता है। कभी कभी देखती होंगे स्टेशन पर या ऐसे लोगों को रोड पर कि वो उसको भीख भी नहीं मांगता है, लेकिन वो अपने आप में बड़बड़ाते रहेगा, हाथ पर हिलाते रहेगा। तो इस तरह का जो पेशेंट है उसी को मति भ्रम या सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए उपचार के लिए क्या कुछ सुविधा रहती है? अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें, क्या उन्हें भर्ती करवाना पड़ता है, और उनका जो इलाज है कितना लंबा चलता है? कोई भी सिजोफ्रेनिया का, इसके पहले भी हमने बतला दिए हैं कि सिजोफ्रेनिया का लंबा इलाज चलता है, हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग दवा चले। कुछ लोग तो दवा करवाते नहीं हैं और
करीब करीब 10% पेशेंट लोग दवा खाते भी नहीं हैं। जो दवा नहीं खाते हैं वो तो फिर ज़िंदगी उनकी बहुत ट्रबलसम हो जाती है। उनको तो नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे फैमिली में घर से भाग गया, फिर वहाँ जा कर के रोड पर भटक रहा है, फिर अचानक से गार्जियन खोज करके लाया, फिर उसको रखा, दवा ववा करवाया, फिर दवा भी छोड़ दिया, फिर पेशेंट भाग गया। इस तरह का जो केसेज होता है, जो कि कॉमनली हम लोग को मिल जाता है कि तो उस तरह का केस के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बेड अवेलेबल रहता है। जैसे बिहार गवर्नमेंट में है, कोइलवर संस्था है, कोइलवर मानसिक आरोग्यशाला, उसमें इंडोर की व्यवस्था है। एनएमसीएच में है, पीएमसीएच में है, जितना भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी व्यवस्था है। प्राइवेट में भी लोग रखते हैं इस तरह के तो ये रोगों अच्छी बात आपने बताई कि जो भी मानसिक रोगी हैं उनके इलाज की जो व्यवस्था है सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो खुद से हो सकता है नहीं समझ पाए, घर वाले ज़रूर इस पर गौर कर सकते हैं और उनका समय से इलाज ज़रूर करवाइए, नहीं तो जो स्थिति है बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये तो वो बीमारियां हुई जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि गंभीर है। कुछ आम समस्याएं हम देखते हैं, जैसे व्यक्ति नॉर्मल दिखता है, सारा कुछ उसमें नॉर्मल होता है, सामान्य होता है, लेकिन जब कोई कुछ काम करता है, जैसे लिखता है तो उसका हाथ कांपने लगता है, चाय का कप उठाता है तो हाथ कंपन होते हैं हाथ में। ये किस तरह की बीमारी है? अगर किसी को है तो इसका इलाज क्या है? ये तो बहुत ही कॉमन बीमारी है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनका कुछ देर पहले तक पाल्पिटेशन बढ़ जाना, उसमें कंपन होने लगना या घबराहट बहुत ज़्यादा, ऐसे परफॉर्म करेगा एग्ज़ाम के पहले। देखिएगा कंपटीशन का तैयारी बहुत सारे बच्चे लोग करते हैं। चूँकि अभी एग्ज़ाम का समय भी आ गया है, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के पहले उनका परफॉर्मेंस एज ए टेस्ट में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे एग्ज़ाम का समय आते रहता है उनके अंदर भीतर से बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। एप्रीहेंसन की हमको एग्ज़ाम कैसे जाएगा, उसके विषय में ही इतना सोच लेता है, इतना तनाव में ग्रसित हो जाता है कि वहाँ जाकर के बच्चा कुछ कर ही नहीं पाता, उसको ब्लैकआउट हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि हम लिखें क्या, हमको तो कुछ याद ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसके लिए है कि उसके पहले से जाकर के किसी मनोचिकित्सक से मिले, और 10 दिन पहले से या 15 दिन पहले से मिल लेने से क्या हो जाता है कि एग्ज़ाम के पहले जो भी उसको डर या घबराहट या उसके पहले जो पाल्पिटेशन, पसीना छूटना, ये सब चीज़ें जो होती हैं उस पर कंट्रोल करने की दवा लोग दे देते हैं। बहुत बार होता है कि उसके चलते बच्चे का एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला जाता है। बहुत बढ़िया आपने बताया है कि अभी जो एग्ज़ाम का समय आ रहा है, परीक्षाओं का समय है, और ऐसे में अगर किसी के अंदर ये डिसऑर्डर है, उनको ये तकलीफ़ है, तो इसका इलाज है, बखूबी है, और आप चाहें तो समय रहते इसका इलाज करवाइए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा है, इससे कोई नुकसान बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब, महिलाओं पर हम एक बात करना चाहेंगे। महिलाओं पे ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि जब बच्चा हो जाता है उसके तुरंत बाद परिवार में सबका ध्यान बच्चे की तरफ चला जाता है, और जो महिला जो बच्चे को जन्म देती है उसकी तरफ ध्यान कम रहता है। ऐसे में हमने देखा कई महिलाएं बहुत ज़्यादा तनाव में चली जाती हैं और स्थिति कई बार ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये किस तरह का प्रॉब्लम है? ये जो पहला 2 सेंटेंस आपने बोला कि परिवार का ध्यान बच्चे पर चला जाता है, माँ पर नहीं जाता है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। बच्चे पर भी जाता है, उसकी माँ पर भी जाता है कि उसको कम करना पड़े, और उसका बच्चे का भी सेवा हो जाता है तो उसे सपोर्ट मिलता है। लेकिन एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम साइकोसिस। पोस्टपार्टम का मतलब आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन बीमारी है पोस्टपार्टम डिप्रेशन कि चूँकि महिलाओं में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं, तो आफ्टर डिलीवरी जो कुछ लोगों में वो कंपनसेट नहीं कर पाता है बॉडी, उसके कारण भी बहुत लोगों को डिप्रेशन होता है, या ब्लूज बोलते हैं कि अचानक से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगना, बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होने लगना। तो कुछ जो पोस्टपार्टम ब्लूज हो गया, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया, पोस्टपार्टम साइकोसिस हो गया, ये बहुत कॉमन चीज़ हो गया है आज के डेट में। उसके चलते उसका ट्रीटमेंट अगर होता है तब तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो गार्जियन सोचते हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग तो भेज देते हैं, कुछ लोग अपने से चले आते हैं गार्जियन, लेकिन कुछ लोग उसको बोलते हैं नहीं नहीं ये बदमाशी कर रही है, बच्चे का ध्यान नहीं रख रही है, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता है। उसका इलाज करवाना चाहिए लोगों को, और इस चीज़ को समझना चाहिए कि एज ए नेचर में मदर का अपने बच्चे के तरफ लगाव तो नेचुरल होता है, उसके लिए सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जानवर को कोई सिखाने नहीं जाता है, देखती होंगी।
तो नेचुरल चीज़ है तो नेचुरल चीज़ है, अगर नहीं है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा, उसके पहले उसको सोचना पड़ेगा आपको। आप मतलब यही कहना चाहते हैं कि जब माँ जो है बच्चे को जन्म देती है, उसके तुरंत बाद उसके शरीर में जो हार्मोन्स का बदलाव होता है, ये मुख्य वजह है इस तरह के तनाव की, इस तरह के नहीं, बीमारी वो की। एक कारण और भी होता है कि बहुत बार होता है कि पास्ट हिस्ट्री भी उसका कभी कभी डिप्रेशन, एंग्जाइटी या साइकोसिस का रहता है। तो अगर दवा छोड़ा हुआ है, पेशेंट दवा नहीं खा रहा है, तो उसके बाद भी होने का चांस, एक कारण ये भी होता है। और तीसरा कारण नॉर्मली भी बहुत लोगों को ऐसे भी हो जाता है। तो जो हमारे आसपास जो माहौल है उसका भी असर पड़ता है इन सारी बीमारियों को लेकर। हाँ। समय हमारे पास कम है, ऐसे में हम आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेंगे। जितने भी तरह के मानसिक रोग हैं, खास तौर पर ऐसे जो आजकल युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं, तनाव की हम बात कर रहे हैं मुख्य तौर पर, इनसे बचा कैसे जा सकता है? हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारा वातावरण किस हद तक इसको रोक सकता है? क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, माहौल को हम लोग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, माहौल कॉम्पिटिटिव है। दूसरा हो डॉक्टर जाता साहब, इस है पर कि हम बात लोग, करेंगे। एक दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम राम इकबाल था। जी बताइए, समस्या जी, क्या है? जहानाबाद से बोल रहे थे। अच्छा। डॉक्टर साहब का मैंने कार्यक्रम देख रहा था, तो मैम हमारे ओसीडी करके बीमारी है, हालांकि इलाज भी चल रहा है, तो हम संतुष्ट होना चाहते हैं कि वो बीमारी है कितना दिनों में ठीक होगा और ठीक होगा या ना होगा, इसके विषय में आप जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। हाँ, इनका कहना था कि ओसीडी नामक बीमारी से ग्रसित हैं और दवा कितने दिनों तक चलेगी, ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ओसीडी का कहने का मतलब है कि एक क्रोनिक बीमारी है, इसकी दवा लंबी चलती है। दूसरा है, इसमें दवा का रोल केवल 50% 60% रहता है। 50-60% डिपेंड करता है कि आप कितना एग्जर्ट कर सकते हैं। चूँकि ये तनाव की बीमारी के तनाव की वजह से होता है, तो तनाव कम करने का क्या क्या आप संसाधन अपनाते हैं, जैसे योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, खुद को अपने आप को बिजी रखना हो गया। तो दवा का रोल केवल इसमें इतना रहता है कि आपको जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे किसी को धोने का है, किसी को कंटामिनेशन का है, किसी को बाहर जाने से है, तो उस चीज़ को वो रोक देगा। लेकिन बाकी पहल आपको करनी होगी कि हमको अपने आप को एंग्जाइटी माने तनाव से मुक्त कैसे करना है। तो उसका एक तो तनाव के चलते ये अपने आप को करना हुआ, दूसरा है वह साइकोथेरेपी भी होता है। साइकोथेरेपी में जैसे बहुत तरह का प्रोसेस है, वो साइकोलॉजिस्ट के अंडर में उसको किया जाता है। फ्लडिंग हो गया कि एक ही चीज़ को, जैसे कि आपको किसी चीज़ से घृणा है, कंटामिनेशन से, तो उसमें होता है कि वो जा कर के उसके साथ में रहेंगे, उसको जिस चीज़ से गंदगी है उसके साथ में रहना पड़ेगा धीरे धीरे। उसका सेशन थोड़ा सा लंबा चलता है, वो साइकोलॉजिस्ट के अंडर आता है। लेकिन ड्रग्स का रोल इसमें 50% है। 50% उनको अपने से पहल करनी होगी कि तनाव से मुक्त कैसे किया जाए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से विदा लेने का वक्त हो गया है। आपने हमारे दर्शकों तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाई। दर्शकों, अभी तो आपसे हम विदा लेते हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे, मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य आज की बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोग अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि इसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, और इसी वजह से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे मानसिक रोगों से आप ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने खान पान का, अपनी हर चीज़ का ख्याल रखें। और अगर आपको कहीं से भी लगता है कि ऐसी किसी बीमारी से आप पीड़ित हो रहे हैं या घर परिवार के लोगों को ऐसा लगता है, तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। इससे बिल्कुल नहीं बचें, और इसको छुपाने की कोई बात नहीं है। ये भी एक बीमारी है जिस पर आप खुलकर बात कर सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं और इसे ठीक कर सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।